ठीक है खुद को हम बदलते हैं। ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। उनके पहलू से लग कर चलते हैं, उनके पहलू से लग कर चलते हैं। हम कहीं टालने से टलते हैं, और है वो जान अब हर एक महफिल की, तो हम भी घर से कम निकलते हैं। हो रहा हूँ इस कदर बर्बाद कि देखने वाले हाथ मलते हैं, और क्या तकल्लुफ करें ये कहने में कि जो खुश है हम उनसे जलते हैं। मुझे जी। पता है कि अगर मुझे कोई ट्रोल, मैं तो वेट करती हूँ सर, कोई मुझे ट्रोल अगर कोई कर रहा है ट्रोल, तो मैं वेट करती हूँ कि कोई ऐसी चीज बोल दे जो कि क्राइम की उसमें आ जाए। लिव इन द मोमेंट। अगर आप अंडर प्रिविलेज्ड के साथ भी काम करते हो तो उनका भी हक है खुश रहने का। तो ऐसा तो है नहीं कि गरीब गरीब बिल्कुल एकदम ही मुंह उदास ही सबके हैं, ऐसा तो नहीं है। इनफैक्ट हम लोग सर जब प्राइमरी स्कूल विजिट करते हैं या फुटपाथ पे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, पहचानने लगते हैं। अगर मैं 2 दिन ड्राइव पे नहीं जाती हूँ तो मेरे पास मतलब दोस्त बताते हैं मेरे कि वो दीदी को याद कर रहे थे। मतलब इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों के साथ आपका कनेक्शन कैसे बना, एंटरटेनमेंट से बना। उनके संग हम खेलते हैं, मस्ती करते हैं, गाते हैं, फुटपाथ पे नाच लेते हैं, कभी कभी कुछ भी हो जाता है। तो मेरा फिलहाल कहना ये है सर कि हर कोई समाज को बदलना चाहता है बिना खुद को बदले। और सारी की सारी क्रांति जो है सर वो मोबाइल स्क्रीन के पीछे से चल रही। कोई ऑन ग्राउंड अपने घर के अंदर आवाज बुलंद करना नहीं चाहता, और जो करता है वो रिबेल कहलाता है। लेकिन करना वो ही पड़ेगा। हेलो ओजस्वी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में, मेरे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर बीइंग हियर। तो ओजस्वी, आप मेरे पॉडकास्ट में आज आई हैं और बहुत दिनों से मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर रहा हूं। मैं आपको रेगुलर, आपको प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फॉलो करता हूं। आपके बहुत सारे न्यूज़पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी न्यूज़ आती रहती है। तो उसमें फॉलो करके मैंने एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था जो कि मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। वो ये था कि हमेशा जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो हमेशा बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट होती हैं, और हमेशा एक रिबल आपके अंदर नजर आता है, एक विद्रोही नजर आता है। हमेशा जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, चाहे वो सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट हो, उसके खिलाफ हमेशा, उसके अगेंस्ट में जाकर जो भी कुछ बुरा हो रहा होता है उसके खिलाफ आप खड़ी होती हैं। और ये बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। तो ये कैसे आप कर पाती हैं? और ये बहुत इंस्पिरेशनल है। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ आपकी इन सारी चीजों से। राइट सर। सर एक कहा है किसी ने कि चंचल है विद्रोही मन मेरा, सोचता नहीं बस चल देता है। तो सर वही कहानी है कि विपक्ष ना होने का खामियाजा तो हम सब देख ही रहे हैं, कितना भुगत रहा है अभी देश हमारा। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो घर हो या समाज हो या फिर हम स्टेट की बात करें, तो जो भी एस्टेब्लिशमेंट होता है उसमें स्टीरियोटाइप जरूर होती है, और पावर खासकर जहाँ होती है वहां पे कुछ ना कुछ इधर उधर होने के चांसेस होते ही हैं। तो किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा सर। तो वो मेरा एटीट्यूड, मेरा नेचर हमेशा से ही ऐसा रहा है, वो ऐसे ही इनबिल्ट है मेरे अंदर कि मतलब मैं बोले बिना रह नहीं पाती। बहुत बढ़िया। लेकिन ये हिम्मत सबसे खास करके मैं ये देखना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो मेरी फीमेल हमारी जो फीमेल जो व्यूवर्स हैं वो देख रही होंगी, ये जो हिम्मत होती है वो कहाँ से आ पाती है। मतलब मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे जब आप कुछ लिखती हैं तो ट्रोल्स आपको आपकी ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और एक महिला के लिए बहुत गंदी बातें, बहुत ही अब्यूजिव वर्ड्स और लैंग्वेजेस आपके खिलाफ यूज किए जाते हैं। लेकिन आप अपनी चीजों पर स्टेबल रह पाती हैं, और ये बड़ी हिम्मत की बात होनी चाहिए। मतलब एक खास करके एक फीमेल के लिए एक बहुत हिम्मत की बात होती है कि वो स्टेबल रहे, और साथ ही साथ ट्रोल्स को उनकी लैंग्वेज में जवाब ना देके बहुत ही कूल होकर, बहुत ही ज्यादा काम होकर, बहुत पेशेंस के साथ आप जवाब उनको देती हैं। तो ये हिम्मत वाकई में, मैं ये अभी आपने इसे गेन किया है या फिर ये इनहेरिट हुआ है कहीं से, आपके मदर से, आपके फादर से, या आपके पेरेंट्स से, कहीं से? काफी हद तक कह सकते हैं कि इनहेरिटेड है मम्मी से। अच्छा। लेकिन सबसे सबसे बड़ा जो रोल होता है सर उसमें होता है कि अवेयरनेस। मुझे जी। पता है कि अगर मुझे कोई ट्रोल, मैं तो वेट करती हूँ सर, कोई मुझे ट्रोल अगर कोई कर रहा है ट्रोल, तो मैं वेट करती हूँ कि कोई ऐसी चीज बोल दे जो कि क्राइम की उसमें आ जाए, उसमें आ जाए। तो सर क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये मुझे ऑनलाइन अभी यहाँ पे अब्यूज करेगा या मुझे कुछ थ्रेटन करेगा, तो मुझे पता है कि आईटी एक्ट में अंदर जाएगा सर। और इतनी हिम्मत मैं रखती हूँ कि मैं कंप्लेन, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, अगर कोई देख रहा है तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप घर पे बैठ के एक टैब से मोबाइल पे अपनी एफआईआर भी दर्ज कर सकते हो।
तो इतना इजी है सर सब कुछ, बस आपको हिम्मत चाहिए। और सर डर लगता है, ऐसा नहीं है कि डर लगता नहीं है, कभी कभी लगता है लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम पे लगता है। अगर आपने उस टाइम को क्रॉस कर लिया तो फिर आप ही आप हो सर, फिर आपको किसी का डर नहीं है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो आपका जो प्रोफाइल दिखता है उस प्रोफाइल में आप एक फेमिनिस्ट कहलाना पसंद करती हैं, फेमिनिज्म को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती हैं। तो क्या इसमें इस पूरे काम में जो भी आप करती हैं, सोशल वर्क करती हैं या फिर इस तरीके की मतलब सोसाइटी के खिलाफ जाकर हमेशा एक फीमेल साइड को लेना होता है हमेशा आपको, तो इसमें आपको क्या मेल सपोर्ट मिलता है? आपके दोस्त मेल्स हैं या आपके घर से क्या मेल सपोर्ट आपको मिलता है इस तरीके की एक्टिविटी का? बिल्कुल सर, इनफैक्ट जो मेरी कंपनी है वो मेल्स की ज्यादा है, फीमेल्स की कम है, बीइंग अ फेमिनिस्ट। क्योंकि फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट जो समझेगा सर वो कभी गलत करेगा ही नहीं। फेमिनिज्म का मतलब है मेन एंड वुमेन आर इक्वल। तो अगर मैं फेमिनिस्ट हूँ तो मैं अपने साथी मेल्स को भी एज इक्वल मी ट्रीट करूंगी ना सर। तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई सपोर्ट ना करे। लड़ाई सही और गलत की है, ना कि ऊंचे या नीचे की। तो अगर आप सही हो तो चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, दे विल सपोर्ट यू अनडाउटेडली। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज बड़ी खूबसूरत देखता हूँ कि देखिए मेल जो है वो हमेशा एक डोमिनेंस की तरफ बढ़ता है और फीमेल का के अंदर जो एक्सट्रीम फेमिनिज्म है, एक एक्सट्रीम फेमिनिस्ट होते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते करते कहीं एक्सट्रीमिज्म की तरफ चली जाती हैं और उनको हमेशा हर एक मेल जो है वो बुरा ही लगने लगता है या हमेशा वो एंटी मेल ही चीजें पोस्ट करती हैं या फिर एक्टिविटी उनकी एंटी मेल होती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो एक्सट्रीमिज्म है फेमिनिज्म में या फेमिनिस्ट बनने का जो एक्सट्रीमिज्म है, ये कहीं ना कहीं फीमेल्स को ही के लिए या इस पूरी सोसाइटी के लिए घातक हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये बहुत घातक है सर। और एक्सट्रीम फेमिनिज्म इज नथिंग बट मिस इंटरप्रेटेड फेमिनिज्म मैं कहूंगी। और जो फीमेल्स ऐसा करती हैं कि वो हर बात पे गलत ही बोल रही हैं ऑपोजिट जेंडर को, तो वो फेमिनिस्ट नहीं है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो ऑब्सेशन है, वो इट्स नॉट फेमिनिज्म। और इन लोगों की बेवकूफियों की वजह से पूरा का पूरा इतना जो प्यारा एक कॉन्सेप्ट है वो सफर करता है कहीं ना कहीं। तो फिर हम जैसे लोगों को बहुत जस्टिफाई करना पड़ता है, पहले जाके जो फैलाते हैं उसको समेटना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये फेमिनिज्म है। फिर आगे जाके हम समझा पाते हैं कि हमें इस पे काम करना है आगे। तो एक्चुअली ये बहुत ज्यादा घातक है, सबके लिए घातक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओजस्वी, आप बहुत ही प्यारा नाम है, पहली बात तो मैं आपको कहना भूल गया पहले क्वेश्चन में, ओजस्वी इज अ वेरी नाइस नेम। और साथ ही साथ आपके जो काम है वो भी उसी तरीके से हैं, ओजस्वी है की तरह ही है, मतलब एक तरीके से शायद इसका मैं जहां तक मतलब समझता हूँ कि मतलब एक प्रकाशमय चीज को कहते हैं ओजस्वी, तो आपका काम भी उस तरह है। अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा कि आप सर्दियों में जो है वो गरीब लोगों को झांसी में कंबल बांटती हुई और भी जो उनके जरूरत के सामान देती हुई मुझे नजर आई। तो ये सब हिम्मत जो आप कर पाती हैं, जो इसके पीछे आपको एक मॉनिटरी टर्म में भी आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलता होगा, तो कहाँ से आप ये जुड़ी हुई हैं, कहाँ से ये आपको सपोर्ट मिलता है, कौन कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आप इतना काम कर पाती हैं? There has to be smart techniques sir actually। जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे स्टीरियोटाइप्स आपको कहेंगे कि आप अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करिए। लेकिन सर जो वाकई में बाहर निकल के अंडर प्रिविलेज के साथ समय बिता रहे हैं, उनके साथ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, उनको पता है कि सर वो चाहे जितनी अपनी रिसोर्सेज लगाते हो कम ही पड़ेंगी। तो ऐसे में हम लोग सर जो डेली बेसिस पे जो बाहर निकल के काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज आती रहे बाहर से। तो इसके लिए आई हैव टू एडवर्टाइज इट, आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो रिसोर्सेज का सर ऐसा होता है कि अभी मैं रोज अपनी एक ड्राइव की पोस्ट डालती हूँ सोशल मीडिया पे कि आज मैंने ये वितरण किया, ये लोगों को दिया। लोगों को अच्छी लगती है। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब आई प्ले विद सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द पीपल टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज रजिस्टर करना चाहती हूँ। जब आप एक ही चीज 100 बार 10 बार मेरी प्रोफाइल पे देखते जाओगे तो मतलब 8वें दिन आके वो बंदा थका के कह देगा कि मुझे भी करना है। बिल्कुल। तो ये इन्फ्लुएंस होता है सर। तो मेरे पास लोग वॉलंटियर अब करने लगे हैं कि, तो अब मैं ऐसा करती हूँ सर कि जो भी आके वॉलंटियर करता है कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो सर एक एक दिन में सबको बुला लेती हूँ। तो ऐसे में रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट नहीं होती है, उनके पास जो होता है वो लेके आते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो वो चलता रहता है सब तरह से। बहुत बढ़िया। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, ये लीडरशिप जो क्वालिटी है आपकी ना, कि आप सबको एक तरफ एक काम के लिए एक दायरे में लाकर खड़ा कर देती हैं, ये बहुत ही जबरदस्त है आपका और ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसको सुन रहे होंगे उन्हें बहुत ही ज्यादा ये इंस्पायरिंग लग रहा होगा।
और ओजस्वी जो है, मैं आपको बताना चाहूँ, ओजस्वी रेगुलर सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहती हैं, हमेशा गरीबों के लिए। इवन कि मैंने देखा है कि आप पेट्स के जो ये हमारा जानवर होते हैं जो भी ये उनके लिए भी आप काफी काम करती हैं। और I गरीबों call myself a humanitarian basically। तो जिस realm में जहाँ जो सामने पड़ जाए तो जो सामने पड़ जाए उस पर सपोर्ट करती हैं। और हम लोगों को भी रेगुलर करना चाहिए। देखिए, बहुत कभी कभी ओजस्वी ऐसा होता है कि हमारा तो करने का बहुत मन होता है, लेकिन कभी हमें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, या बाहर से हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर किसी तरीके का मोटिवेशन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें डिमोटिवेट कर देता है। तो ऐसे समय पर हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, और अगर हम ऐसा करना चाहें तो हम कैसे अपने आप को इकोनॉमिकल या चीजों से मतलब लोगों को जोड़ सकते हैं, जिससे कि हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल जाए और हम भी कुछ बेहतर कर पाए। बहुत सारे लोगों के अंदर इच्छा होती है करने की, तो कैसे इसको मैनेज एक आम इंसान कैसे कर सकता है, ये सारी जो भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क होता है उसको कैसे कर सकता तो है? 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप पढ़ाई के बाद कितना समय बचा पा रहे हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करो तो आपको कमाना आवश्यक है। आप बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो, कितने ही आप फंड्स कलेक्ट कर लो, नहीं हो सकता है। तो सर जैसे अभी मेरा है, तो आफ्टर माय स्टडीज तो मैं क्या करती हूँ ना कि आई लुक फॉर पीपल टू हेल्प मी आउट। तो जब मैं शिद्दत से काम करती हूँ और वो लोगों तक पहुंचता है, तो पीपल वॉलंटरली हेल्प करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी ऑनेस्टी काम के प्रति जो दिखनी चाहिए। बिल्कुल। और रही बात सर मोटिवेटेड रहने की, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जनरेशन में, खासकर जो मैं देखती हूँ यंगस्टर्स में, एम्पैथी की मतलब है ही नहीं सर। मतलब अलग ही दिशा में यूथ जो है वो कहीं और गया हुआ है। तो सबसे अच्छी चीजों को फॉलो करिए, अच्छी चीजों को पढ़िए, तभी जो है आप वहां पहुंच पाएंगे। आप उस सोच में, उस दिशा में आप सोचना शुरू कर पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा कंटेंट फॉलो करें। तो जब आपकी पर्सनैलिटी में वो बदलाव आएगा तो वो इनबिल्ट आपके अंदर आएगा, तो वो सबसे अच्छी चीज है। जब इनबिल्ट आए तभी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ओजस्वी, किताबें पढ़ने का शौक है, कैसी किताबें पढ़ना बहुत पसंद करती हैं? सर नॉन फिक्शन, फिक्शन पसंद नहीं है। ओके, शायरियां भी आपको बहुत पसंद है? लिटरेचर की तरफ बहुत झुकाव है सर। अच्छा, तो कौन कौन से शायर आपको बहुत पसंद हैं, या फिर कौन कौन से लेखक आपको बहुत पसंद हैं? चलिए सर एक ही नाम ले लेती हूँ, काफी है। जॉन एलिया साहब मुझे बहुत पसंद बहुत है। बढ़िया, जॉन एलिया साहब मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने एक वीडियो यस। डाला था अपने इसी चैनल पर जॉन एलिया साहब का, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें। उसमें जॉन एलिया साहब की डेथ एनिवर्सरी पर वो वीडियो था। तो जॉन एलिया साहब आपको क्यों पसंद है? मतलब क्या आपका दिल टूटा है, या कुछ ऐसा हुआ है? क्योंकि कहते हैं कि नहीं सर, दिल बहुत दिल दिल टूटे लोगों के शायर हैं वो, दिल जले शायर हैं वो। नहीं नहीं सर, मैं दुख और भी है जमाने में मोहब्बत के सिवा, मोहब्बत के राहतें सिवा। और भी हैं बस लेकिन राहत के सिवा। वाह वाह, तो सही आपने कहा। सर लेकिन हाँ सर, ऐसा है कि एक दौर कुछ ऐसा था जो काफी डिप्रेसिंग दौर था। तो उसमें जब जॉन एलिया साहब को पढ़ा तो एक कनेक्शन महसूस हुआ कि मतलब जो हम सोच रहे हैं वो ये लिख रहे हैं, वैसा हुआ। तो सर वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि बस फिर वो अजीज हो गए। बहुत है। जॉन एलिया साहब, जो लोग नहीं जानते, जॉन एलिया साहब जो हैं वो एक सोशल मीडिया पे सबसे सेलिब्रेटेड शायरों में से एक हैं वो। और सोशल मीडिया ने उनको तब इज्जत दी, तब पहचाना, या फिर कह सकते दुनिया ने तब इज्जत दी, तब पहचाना जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और आज शायद सबसे सेलिब्रेटेड, सबसे ज्यादा उनकी पढ़ी जाने वाली नज़में और गजलें हैं। और जो लोग नहीं जानते उनको जरूर पढ़ें। आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, यूथ उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो एग्जैक्टली। कुछ उनके अशार, कुछ उनके शेर जो आपको याद हों, जरूर हम सुनना चाहेंगे। ठीक है, खुद को हम बदलते हैं। ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। उनके पहलू से लग कर चलते हैं, उनके पहलू से लग कर चलते हैं। हम कहीं टालने से टलते हैं, और है वो जान अब हर एक महफिल की, तो हम भी घर से कम निकलते हैं। हो रहा हूँ इस कदर बर्बाद कि देखने वाले हाथ मलते हैं, और क्या तकल्लुफ करे ये कहने में कि जो खुश हैं हम उनसे जलते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरा नाम जॉन एलिया है साहब, इस चीज का बेहद बात ख्याल का करिए, बेहद लिहाज बेहद कीजिएगा। लिहाज कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त, उनकी बात ही अलग है।
तो और किन किन चीजों में, सिर्फ ये जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क होता है इसमें आप तो रेगुलर करती रहे और हमेशा आप मीडिया में भी बनी रहती हैं, तो इसके अलावा किन किन चीजों का शौक है आपको? इसके अलावा सर मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। ओह, तो क्रिकेट क्या आपने खेलते इसको हैं। मतलब वो गली क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपका, या फिर मैं गली क्रिकेट खेला है, या फिर इससे आगे भी कहीं? नहीं नहीं सर, खेला तो गली क्रिकेट ही है, क्योंकि एक टाइम के बाद जो रिबेलियस नेचर था उसकी वजह से काफी लफड़े होने लगे, तो मम्मी ने बोला अब रहने दो, अब पढ़ लो। तो सर वो गली तक ही सीमित रहा, लेकिन अभी भी जब भी मौका लगता है तो क्रिकेट नहीं छोड़ा जाता है सर, क्रिकेट अच्छा, खेलते हैं। क्रिकेट खेलने का शौक है। ओके, क्रिकेट यस। जो पहले था वो क्या अब रह पाया? जब हम, मुझे आज से 10 साल 15 साल पहले जो क्रिकेट था वो शायद अब नहीं लगता कि उसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, तो उसकी वजह से वो इंटरेस्ट, वो चीजें, वो ग्रेस खत्म हो गया? ऑफ कोर्स सर, वो तो एक पॉइंट है ही, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज कहूंगी कि मैं क्रिकेट देखती बहुत कम हूँ, अच्छा खेलती अच्छा। ज्यादा हूँ। मैं ओके। एक्चुअली मेरा स्क्रीन के साथ कनेक्शन बहुत कम है, मतलब लोग मूवीज देखते हैं तो आई प्रेफर रीडिंग बुक अडेप्टेशंस ऑफ द मूवीज, वेब हम्म। सीरीज वगैरह, ये सब कुछ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ओनली इनटू रीडिंग, एंड हम्म, ऑन ग्राउंड आप मुझसे कुछ भी करवा लीजिए। बहुत बढ़िया। मतलब आप रियल लाइफ में जीना पसंद करती हैं, वर्चुअल चीजों से थोड़ा सा दूर हैं आप? हाँ सर, मुझे बहुत बोरिंग लगता है 3-3 घंटे कैसे लोग बैठ के मूवीज देख लेते हैं एक गो में। इट्स वेरी बोरिंग फॉर मी। ओके। डांसिंग बहुत पसंद है, आप जो आपका प्रोफाइल में पढ़ रहा था उसमें डांसिंग, डांसिंग बहुत पसंद है, सिंगिंग भी आप मस्ती, करती हैं? फन लविंग। हाँ सर, गा भी लेते हैं थोड़ा बहुत अच्छा, ऐसे। फन लविंग हैं आप। तो फन के लिए क्या करती हैं? मतलब जैसे मान लीजिए आप बोर हो गई सारी चीजों को, ऐसा तो ऐसा एक्चुअली ऐसा होता है जो कि जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं या कुछ ऐसा ऐसे काम करते हैं, उनके बारे में ये सोचा जाता है हम्म। बहुत ही सीरियस होंगे, बहुत ही ज्यादा सिंसियर होंगे, बहुत ही बोरिंग टाइप के होंगे, लेकिन आपको मैं देखता हूं कि आप डांस करती हुई भी दिख जाती हैं, आप गाती हुई भी दिख जाती हैं, शेर व शायरी अभी आपने सुना ही दी। तो कैसे आप इन सब चीजों को बैलेंस करती हैं कि आप इम्पैथी भी रख सकें चीजों के लिए और साथ ही साथ अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकें? लिव इन द मोमेंट। अगर आप अंडर प्रिविलेज के साथ भी काम करते हो तो उनका भी हक है खुश रहने का। तो ऐसा तो है नहीं कि गरीब गरीब बिल्कुल एकदम ही मुंह उदास ही सबके हैं, ऐसा तो नहीं है। इनफैक्ट हम लोग सर जब प्राइमरी स्कूल विजिट करते हैं या फुटपाथ पे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, पहचानने लगते हैं, अगर मैं 2 दिन ड्राइव पे नहीं जाती हूँ तो मेरे पास मतलब दोस्त बताते हैं मेरे कि वो दीदी को याद कर रहे थे। मतलब इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों के साथ आपका कनेक्शन कैसे बना, एंटरटेनमेंट से बना। उनके संग हम खेलते हैं, मस्ती करते हैं, गाते हैं, फुटपाथ पे नाच लेते हैं, कभी कभी कुछ भी हो जाता है। तो इट इज फॉर मी, इट इज ऑलवेज इन द मोमेंट। अगर मेरा भी मन कर रहा है नाचने का तो मैं आई स्टार्ट डांसिंग, आई वांट टू सिंग, आई स्टार्ट सिंगिंग। तो जो मेरा मन कर जाए जब, ऐसा है। ये बहुत ही जबरदस्त है, और मुझे लगता है कि आप पूरे हर पल को एंजॉय करती हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि मैंने जब आपसे इंटरव्यू की बात की थी, पॉडकास्ट की बात की थी, तो मुझे याद है कि मैंने पूछा था कि क्या टाइमिंग आपको सही मतलब सूट करेगी, तो आपने कहा था रात में 12 बजे भी अगर आपको सूट करे तो आप, हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है। मुझे बड़ा जैसे मैं दूसरों से जब भी पॉडकास्ट के लिए कहता हूं तो उनसे एक टाइमिंग लेता हूं, लेकिन आपने कहा कि आपको जब मौका लगा तो मिडनाइट भी हम कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बिल्कुल अच्छी सर। चीज है। अभी हाल में आप लेकिन मुन में गई थी, मॉडल यूनाइटेड नेशन में आपने रिप्रेजेंट किया था। आपने कहा था हाँ कि सर, आपको एक स्पेशल आपने उसको अटेंड किया था, तो स्पेशल वो उसका मेंशन उसका किया था। एक्सपीरियंस क्या था? उसका एक्सपीरियंस मैं हमसे आपको शेयर। सर मजे की बात बताती हूँ सर। एमयूएन में मैंने जिस कमेटी में पार्टिसिपेट किया था वो थी ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट। हम्म और जो मैंने डेलीगेट चूज किया था खुद को, वो थी श्री माननीय स्मृति ईरानी जी। और हम्म। मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल ऑपोजिट है सर। हाँ और हाँ मुझे हाँ। बोलना उनकी तरह उनको बन के था। उसके बाद भी आई मैनेज टू विन अ स्पेशल मेंशन अवार्ड बिकॉज आई वाज गुड एट माय ओरेशन, स्पीच, कंटेंट कंटेंट सब अच्छा था सर। अच्छा। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका टॉपिक था, फॉर हाँ में बोलना था। हाँ तो बस यही था सर कि अब तो फिर ले लिया था तो करना तो था ही। हाँ हाँ। बस वो तो कंटेंट अच्छा था सर, रिसर्च काफी की थी, पढ़ना पड़ा था काफी उसके बारे में। तो हम्म। एक चीज मेरे बारे में बोलते हैं कि whenever I enter any room, I brighten up the room, I'll mark my presence। तो वो चीज थोड़ी सी क्वालिटी तो हमेशा काम आती है। ये आपके दोस्त बोलते हैं जहां आप जाती हैं वहां पे मतलब उजाला कर ही देती हैं? दोस्त हो या कोई भी हो सर, इवन अगर कोई किसी को मुझे मैं पसंद नहीं भी आती हूँ तो वो मुझे हम्म। इग्नोर नहीं कर पाते हैं, उनको रिएक्शन उनको देना पड़ेगा। हाँ, एक ऐसा शेर होता है। भी है शायद इसका, बहुत ही अच्छा, पता नहीं किसका है, मुझे याद नहीं है,
कि वो चिराग का अपना मकान नहीं होता है, जहां जाता है वहां पर जहाँ कुछ ऐसा जाएंगे है, वहां रोशनी लुटाएंगे, किसी चिराग का अपना मकान अपना नहीं होता। अपना मकान नहीं होता। तो शायद आप उसी को यस सर। उसी के उस पर हैं कि एक चिराग की तरीके से हर जगह को रोशन कर देती हैं। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही इंस्पायरिंग, आपसे बात करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो एग्जैक्टली ये बताएं कि जैसे सिंगिंग करती हैं तो सिंगिंग में क्या मतलब जैसे होता है घर में अपने आप से सिंग करना, अपने लिए सिंग करना, या फिर प्रोफेशनल कुछ ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, प्रोफेशनल कुछ नहीं है सर। म्यूजिक मेरे लिए ऐसी चीज है कि अगर मेरा मूड खराब होता है तो म्यूजिक इज वन थिंग जो मुझे इंस्टेंटली ठीक कर देगी। तो हम्म। बचपन से ही मतलब उस जमाने में भी आईपॉड वाईपॉड लेके अलग से गाने वाने सुनने का बहुत शौक था, तो सुनते 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 थोड़ा बहुत ऐसे। तो अब घर में इतनी आफत कर दी सर गाते गाते कि मम्मी बोलती है कि चुप रहो, मत गाओ, हल्ला मत करो, शोर मत करो। तो हम्म। वो सर अपने लिए है सर, बस। एक क्या मैंने आपकी प्रोफाइल में पढ़ा था कि ब्लैक बिंदी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ शायद आप जुड़ी हुई हैं और आप उसके साथ काम कर रही हैं। ये क्या है और इसमें कैसे आप जुड़ी हुई हैं और ये क्या काम करती है? ब्लैक बिंदी सर एक ऑर्गेनाइजेशन थी एक्चुअली। तो उनका एक कैंपेन था ब्लैक बिंदी। एक्चुअली उस वो सारे ही रेल्स में काम करते थे, तो मैंने सजेस्ट किया कि इसमें एक फेमिनिस्टिक मूवमेंट भी हम जोड़ते हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसमें ब्लैक बिंदी एक्चुअली वाज माय ब्रेन चाइल्ड। ओके। तो इट वाज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट सर बेसिकली। तो उसको लीड करने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला ऑन नेशनल लेवल। तो सर उसका कैंपेन हेड मुझे सिलेक्ट किया गया था। तो हम्म। हालांकि मेरा सफर काफी कम रहा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कहा जा सकता है। काफी अच्छा उसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसमें अच्छा। मैंने सर यहाँ झांसी में एक अवेयरनेस रैली भी की थी, लेकिन काफी क्रिएटिव की थी। उसमें हम लोगों ने पैरोडी परफॉर्म की थी फॉर हम्म। अवेयरनेस। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इंडीड। ओके। इस तरीके की कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ी हुई हैं। जैसा मैंने सुन रखा है कि आपने काफी हाँ ऑर्गेनाइजेशन सर। के साथ जुड़ रखी है। और साथ ही साथ एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि एग्जैक्टली आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करती हैं। तो यूपीएससी की हम्म। प्रिपरेशन ने आपको ऐसा बना दिया, या फिर आप ऐसी हैं इसलिए यूपीएससी में जाना चाहती हैं, यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करके सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं? मैं ऐसी हूँ इसलिए मैंने यूपीएससी चुना, लेकिन यूपीएससी ने मेरी उस क्वालिटी को और एनरिच कर दिया। जब मैं ओह। छोटी थी सर, तो मैं जब लाइक आई वाज इन क्लास 4 और 5, तो तब से मुझे आदत थी। मतलब मुझे घर में ऐसा होता था कि पापा कहीं लेके जाते थे तो हमेशा बोलते, मेरे हाथ से दिलवाते थे अंडर प्रिविलेज को कि ये दो, ये डोनेट करो, ऐसा। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी कहीं ना कहीं छाप। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 5 और 6, तो मुझे लगता था कि अच्छा, अगर ये रोड पे लोग सो रहे हैं तो इनको शेल्टर देने का काम किसका है? तो मम्मी बोलती थी डीएम का काम है। तो मुझे कुछ नहीं आइडिया था कि यूपीएससी क्या है, डीएम कौन होता है, कैसे बनते हैं। तो वहीं से दिमाग में आ गया कि नहीं, अब तो डीएम बनना है, क्योंकि दिस इज हाउ आई विल बी एबल टू हेल्प देम द मोस्ट। तो वो हमेशा से सर दिमाग में था। कैसे ये बाद में पढ़ाई, प्रोफेशन बाद में चुना। जैसे जैसे आप ये बहुत सारे सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं, सोशल वर्क करती रहती हैं, तो सिविल सर्विसेज में तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के वक्त में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो कैसे इसे बैलेंस करती हैं चीज़ों को? आई एम अ नाइट पर्सन बेसिकली। तो पढ़ाई रात में होती है, अगर होती है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सर अभी क्या है ना कि आई नीड मेंटल पीस द मोस्ट अकॉर्डिंग टू माय हेल्थ इश्यूज, क्योंकि आई एम आल्सो डिप्रेस्ड। हम्म। तो, तो ये जो मेरा काम है, जो मेरा पैशन है सोशल वर्क, तो उससे मुझे शांति मिलती है। तो जितनी हम्म। जल्दी मैं स्टेबल हो जाऊं उतनी जल्दी पढ़ाई शुरू हो जाए। लेकिन उसके अलावा भी इसमें ये जो ड्राइव्स होती है सर, वो दिन में होती हैं बेसिकली। हम्म। एंड फॉर स्टडिंग नाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू स्टडी। तो वैसे तो बैलेंस। ये जैसे अभी आपने डिप्रेशन की बात करी, डिप्रेशन से आप जूझी हैं पिछले कई वक्त से, कई समय से। आप जैसे आपके ने पहले बताया था मुझे कि डिप्रेशन से आप गुजरी हैं, तो ये उन लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरेशनल बात होगी। कैसे उस डिप्रेशन से आपने अभी कितना हद तक उसको काउंटर कर लिया है उस डिप्रेशन को, और कैसे उसे मैनेज कर रही हैं उस डिप्रेशन के साइड को, और कैसे लोगों को क्या इसके बारे में एडवाइस करना चाहेंगी कि अगर आपको किसी को भी डिप्रेशन हो या इस तरीके के से जुड़े कोई भी मेंटल इलनेस हो तो उसे कैसे मैनेज किया जाए? तो इसके बारे में जरा बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है बात करना। क्यों मैं हम्म। बार बार चिल्ला चिल्ला के सबको बताती हूँ, कोई नहीं भी पूछता तो भी बताती हूँ। हम्म। क्योंकि सर इतना ज्यादा स्टिग्मा मेंटल हेल्थ के अराउंड कर दिया है ना। वो अब एक फेमस सेलिब्रिटी की अभी डेथ होती ना, इतना ज्यादा ये आता, और ना ही अगर टीविएशन चाहिए होता पॉलिटिक्स में तो आता। तो लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि इस चीज के बारे में बात कोई करना नहीं चाहता। और कोई बात आप सबसे ज्यादा आयरनी ये मान लीजिए कि जो अस्पताल होते हैं, साइकेट्रिक विभाग होते हैं, उनको पागल खाना कहते हैं। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो सर
तो सर ये सारी चीजें बहुत ही अच्छा माहौल नहीं है एक पेशेंट के लिए। तो अगर कोई भी किसी को भी ऐसा लगता है कि उसको थोड़ी सी भी हेल्प की जरूरत है, तो मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि इनिशियल स्टेजेस में अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा है या आपको अपना बदलाव महसूस हो रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके एक प्रोफेशनल हेल्प लेने की कोशिश करें, या जो भी आपके सबसे करीबी व्यक्ति है उसको एक बार जिक्र जरूर करें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि वंस यू गेट इनटू इट कम्प्लीटली, फिर सर निकलने में बहुत टाइम लगता है। मतलब आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी खोते हो उस दौरान, भले कितनी अच्छी आपकी रिकवरी रहे, लेकिन यू लूज अ लॉट इन द प्रोसेस। तो इनिशियली तो आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू टॉक अबाउट इट विद समबडी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वैसे मेंटल इलनेस में जहां तक मैंने सीखा है आप कि मेंटल इलनेस जब भी कभी हो तो आप जरूर किसी से बात करें, बिना बात किए आपको अगर आपको कोई भी डिप्रेसिव ख्याल आ रहे हैं या फिर आपको आत्महत्या के ख्याल आते हैं, कुछ भी है, तो आप जरूर किसी न किसी से बात करें। और बात करने से बहुत सारे मेंटल आपको पीस मिलता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और ओजस्वी ने बहुत ही अच्छे से, जब ये ऐसे वक्त से गुजर रही थी, तो इस वक्त मुझे याद है कि मेरी वाइफ थी डॉक्टर फरा शुएब, तो उनसे उन्होंने बात करी थी और उस वक्त दोनों ने काफी अच्छे से, हाँ, तो काफी अच्छे से बात की। तो मैं आप लोग, जो लोग भी इस वक्त इस फेज से गुजर रहे हो या आपके आसपास जानने वाले लोग अगर कुछ इस फेज से गुजर रहे हो और अगर उन्हें किसी हेल्प की जरूरत होती है, तो मेरा नंबर और मेरे आईडी पर, जो भी मेरी सोशल मीडिया आईडी है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जिससे कि मैं आपको मैडम से, डॉक्टर फरा शुएब से बात करा सकूं, जिससे कि आप इस वक्त से, इस दौर से जो आपके साथ हो चल रहा है, उससे आप गुजर सकें। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ओजस्वी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओजस्वी एक बहुत ही अच्छा, इनके पास एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी परेशानियों को बात करके या फिर जो भी जिस तरीके से हम कर सकते हैं उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ओजस्वी, राइटिंग भी आपको बहुत पसंद है, क्या लिखना पसंद है आप? राइटिंग सिंस स्कूल डेज ही अच्छी रही, मतलब लिखने का शुरू से शौक था। लेकिन फिर ग्रेजुअली फिर जो आसपास होने लगा, सामाजिक घटनाओं पे लिखना शुरू हुआ। फिर ऐसे एनजीओज में हिस्सा बने जहाँ आर्टिकल्स लिखने का मौका मिला, तो वो हुआ। उसके बाद सर ह्यूमर भी लिख लेते हैं कुछ, मतलब जो आसपास हो रहा है। मेरा थोड़ा रस्किन बॉन्ड वाला स्टाइल है, वो वही लिखते थे जो वो जी रहे होते थे, तो मेरे आसपास जो चीजें हो रही होती है वो मैं लिख लेती हूँ। ओके, तो कविताएं वगैरह भी लिखती हैं, पोएम्स वगैरह भी लिखती हैं? हाँ सर, काफी पहले, लेकिन वो सब छूट गया जब से ये दौर शुरू हुआ। तो उस दौरान कविताएं, पोएम्स तो नहीं लिखी गई, लेकिन हाँ कुछ और ही लिखा गया। कुछ और ही लिखा गया। अच्छा, पर्सनल लाइफ कैसी है आपकी? पर्सनल लाइफ में मतलब जिस तरीके की आप 22 इयर्स एज की हैं आपकी, तो पर्सनल लाइफ में बहुत सारा रिलेशनशिप में लोग जाते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, तो क्या आपके भी मतलब ऐसे रिलेशनशिप हुए, उसकी वजह से डिप्रेशन जैसी चीजें आई, या फिर कभी ऐसे ही हो गया, या फिर पर्सनल लाइफ कैसी रही है आपकी? पर्सनल लाइफ में सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, आप कह सकते हैं। तो एक समय शायद ऐसा रहा जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और एक होता है ना कि अरे बाकी लोग ये कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मेरी उम्र के लोग ये करते हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा वो चीजें करने का। तो शायद उस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई उससे लड़ने में। और तब सर छोटे भी थे, तो इतना मेच्योरिटी नहीं थी कि उसको संभाल पाए, हैंडल कर पाए। तो पर्सनल लाइफ इज मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। रिलेशनशिप्स और इन सब का तो टाइम है ही नहीं। मतलब ऑलरेडी, मतलब मेरे घर में मैंने अपनी खुद की फोटो बच्चों के साथ, अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ ऐसे फ्रेम करके लगा रखी है, तो मुझे याद दिलाता है कि यू हैव मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू वेस्ट टाइम। तो वो सब सर उसमें अभी स्कोप नहीं है सर। नहीं, तो इसे रिलेशनशिप किसी भी इस यंग एज के बच्चे का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका रिलेशनशिप में जाना आप कैसा देखती हैं? बुरा देखती हैं, अच्छा देखती हैं, या उसकी पर्सनल चॉइस है? उसके लिए क्या व्यू? पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि यदि आप 21, 22, 23 साल के यंगस्टर हो और आपकी जिंदगी में केवल यही एक टॉपिक ऑफ लिविंग है, तो जरूर कुछ गड़बड़ है सर। तो जरूर कुछ गड़बड़ है। यस, मतलब आप का कहना है कि आप रिलेशनशिप में, किसी पर्सनल रिलेशनशिप में जा सकते हैं, लेकिन अपने एम को, अपनी चीजों को, या अपने जो आपकी जो जीवन आपको खुदा ने दिया है, उसको, उसके जो लक्ष्य हैं उनको आप नेग्लेक्ट करके आगे ना बढ़ें, मतलब उसे आप जरूर ध्यान में रखें।
हाँ, लक्ष्य के साथ साथ मैं एक चीज और कहती हूँ कि हम सब वी आर वॉकिंग दिस प्लैनेट, हम इसकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है सर, केवल अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो हम सबकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारी समाज के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति है, कुछ ना कुछ। मैं ये नहीं कहती कि सबको कुछ ज्यादा ही करना चाहिए या नहीं, लेकिन एटलीस्ट समथिंग, ए 1% ऑफ योर लाइफ ऑल्सो आपको यू शुड गिव बैक टू दिस प्लैनेट व्हाट यू आर यूजिंग फ्रॉम इट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ के अलावा वो भी करिए। और फिर तो फिर पर्सनल लाइफ है आपकी, आप जो जैसा जिसका लाइफस्टाइल हो सर। बिल्कुल 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 सही। तो ओजस्वी, उसमें जैसे बहुत सारी चीजें आपने लिखी हैं कि एक स्विंग, आपकी जो मूड में एक स्विंग रहता है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये रहता है, कभी कुछ सोच रहे हैं, कहीं पे कुछ और हो गया, फिर कुछ और करने लगे। तो ये इसको कैसे बैलेंस करती हैं? और अगर ये है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक्सेप्ट करती हैं, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस स्विंग को कैसे मैनेज करने का काम करती हैं? मुझे तो सर एंजाइटी, आई गेट एंशियस, तो मुझे एंजाइटी की वजह से मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जैसे अभी कोविड की वजह से मैंने मैम को भी बताया था कि मैं बहुत ज्यादा, आई वाज वेरी टेंस बिकॉज ऑफ कोविड, की अब तो हो ही जाएगा, ऐसा हो गया था। तो अभी क्या था सर कि अब मैंने लेकिन एक चीज सीख ली है कि जब मुझे एंजाइटी होती है, मतलब हर किसी को खुद को ऑब्जर्व करना होता है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपनी कमी को पहचाने, माने, तभी आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों होते हैं, कब मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अब ये है तो है, मुझे, मैं जानती हूँ कि अभी मैं बाहर जाऊंगी, मुझे एंजाइटी होगी, फिर मैं वापस घर पे आऊंगी तो मैं फिर घबराऊंगी, आई पैनिक कि नहीं नहीं अब तो ऐसे, देन आई, फिर मेरा बिहेवियर खराब हो जाता है कई बार, लोगों से मैं चिल्ला देती हूँ। लेकिन अब जब मैंने समझ लिया ये अपना पैटर्न, कि ये मेरा पैटर्न है, तो मैं रुक जाती हूँ वो चीज करने से पहले, अब मैं खुद को रोक पाती हूँ। तो इट इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेप्टिंग योर ट्रेट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओजस्वी, लास्ट में मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो आपके जैसे यंग लोग हैं, जो 21-22 साल के, 19 साल के, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका फाइनली? समाज, और खास करके जो पेट्रियार्कल समाज है, पितृसत्तात्मक समाज जिसको मैं कहती हूँ, उससे मुझे बड़ी समस्या है। तो मेरा फिलहाल कहना ये है सर कि हर कोई समाज को बदलना चाहता है बिना खुद को बदले, और सारी की सारी क्रांति जो है सर, वो मोबाइल स्क्रीन के पीछे से चल रही है। कोई ऑन ग्राउंड अपने घर के अंदर आवाज बुलंद करना नहीं चाहता, और जो करता है वो रिबेल कहलाता है, लेकिन करना वही पड़ेगा। तो सारे यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो लाइफ, जो हमें लगता है, जो वो सर एक उम्र तक अच्छी है, 11th और 12th तक आपने खूब एंजॉय कर लिया, इवन आपके कॉलेज ईयर्स में जब आप आ गए हो, तब तक आपके अंदर एक मेच्योरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफस्टाइल को रीड करिए, ऑब्जर्व करिए, और आप ये समझिए कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, क्योंकि इस समाज को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टीरियोटिपिकल लोग, हमारे एल्डर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एल्डर जनरेशन ने बहुत नुकसान किया हुआ है इसका। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव आए, तो ये हमसे ही आएगा, हम ही को लाना पड़ेगा, हमें रिबेल बनना पड़ेगा, और हमें रिबेल बाहर नहीं, घर के अंदर भी बनना पड़ेगा कई हद तक। तो अपनी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करके जहाँ जो नेसेसरी चेंजेस जो आप ला सकते हैं वो लाइए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लिख लीजिए इस चीज को कि आप कम से कम 1% किसी ना किसी रेल्म में कंट्रीब्यूट करें, अपार्ट फ्रॉम योर ओन पर्सनल लाइफ, तभी हम इसको एक बेहतर जगह बना सकते हैं, वरना केवल सोशल मीडिया क्रांति से काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा विचार है आपका ओजस्वी। ओजस्वी, आज आप लोग, जो भी लोग भी इसको, जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, रेगुलर जो इस पॉडकास्ट को देखते हैं, ओजस्वी बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। शायद ये फिल्म से नहीं है, शायद ये किसी ग्लैमर वर्ल्ड से नहीं है, लेकिन सच में इनके अंदर जो ग्लैमर है वो वाकई में इंस्पिरेशनल है और मोटिवेशनल है, जो कि जिससे कि आप मोटिवेशन ले सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, और जिंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस समाज के लिए, इस धरती के लिए, इस देश के लिए, या पूरे की पूरी दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ओजस्वी जैसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं, जिनकी वजह से शायद इस जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स होते हैं, जो काम होते हैं, वो चलते रहते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त बात है। ओजस्वी, आज आप हमारे शो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम लोग आपसे कनेक्ट होते रहेंगे, और बहुत कुछ सीखा हमने, और साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो हम लोग इसी तरीके से आगे भी आपसे कनेक्ट होंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत आपको ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए चाहिए,
तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हम लोग हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। हो सकता है कि आपका जो एक शेयर होता है वो किसी ना किसी को इंस्पायर कर जाए और उसकी वजह से किसी ना किसी को मदद मिल जाए। तो ओजस्वी, आपका कांटेक्ट जो डिटेल्स होंगी वो भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि अगर कोई आपको सपोर्ट करना चाहे तो आपको जरूर सपोर्ट कर सके। और जिससे कि और हम आपसे भी कहना चाहेंगे, अपने व्यूअर से भी कहना चाहेंगे कि वो ओजस्वी को जरूर सपोर्ट करें जिस तरीके से भी वो सपोर्ट करना चाहें। ओजस्वी झांसी से रिलेट करती हैं, झांसी में रहती हैं, इसके अलावा भी वो पूरे इंडिया में कैंपेन चलाती हैं। आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं और इनकी हर तरीके से मदद कर सकते हैं, और ये जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क चलता रहे। सर एक बात कहना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो, जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं ये ऑल ओवर द प्लेस, अगर आपको किसी भी तरीके की ऑनलाइन, क्योंकि बहुत ज्यादा भी ये प्रचलित है, अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन इश्यूज आ रहे हैं या कुछ भी आपको गलत हो रहा है कहीं भी किसी भी परिवेश में आपके साथ, तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी। द लीस्ट आई डू इज आई लिसन, और यू कैन ट्रस्ट मी फॉर वट एवर बेस्ट पॉसिबल हेल्प, क्योंकि काफी समय से करती आ रही हूँ और मुझे पता है कि कितना घुटन होती है जब आप अकेले इस चीजों से लड़ रहे होते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बात करने की एक दोस्त की जरूरत है या फिर उसके आगे भी किसी प्रकार की, इवन इफ यू नीड लीगल हेल्प, आई एम अप फॉर यू। तो आई एम हियर फॉर यू। आई जस्ट वांट टू से यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम यू फील लाइक डूइंग दैट। तो ओजस्वी का मैं आपको कांटेक्ट, सोशल मीडिया कांटेक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर इनसे कांटेक्ट कर सकती है। ओजस्वी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं, तो आप इनको सपोर्ट कीजिए। तो हम लोग ओजस्वी नेक्स्ट पॉडकास्ट में कभी मुलाकात करेंगे, हो सकता है झांसी में लाइव पॉडकास्ट आपके साथ रिकॉर्ड करें। तो बहुत अच्छा लगा ओजस्वी आपसे मिलकर, आपसे बातें करके, बहुत ही इंस्पायरिंग बातें रही। थैंक यू सो मच।